हेलो एवरीवन। जीके जीएस के 1000 प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, इसके पहले की वीडियो में हम हिस्ट्री के 200 प्रश्नों को और ज्योग्राफी के 100 प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसी तरह हम सारे सब्जेक्ट के प्रश्नों को करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राज्य से नहीं गुजरता है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा? तो NH-44, ठीक है। NH-44 ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। NH-44 जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर गुजरता है, ठीक है। NH-44। नेक्स्ट है, भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु शुरू की गई हाथी परियोजना है। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु शुरू की गई हाथी परियोजना तो मानस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था। दिबांग परियोजना ये भी सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत में सन 1992 को प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू हुआ था? तो 1992 में। हाथी संरक्षण परियोजना वर्तमान में यहाँ पे 16 होगा, 16 राज्यों में संचालित है। भारत में हाथी परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान में ये कहाँ पे है? असम में है। दिबांग क्षेत्र ये अरुणाचल प्रदेश में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? केरल में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। एक पॉइंट आप लोग और ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी, ठीक है। और प्रोजेक्ट हाथी तो 1992। नेक्स्ट है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओलिव रिडले कछुआ संरक्षण के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीतरकनिका है कहाँ पे? तो ये उड़ीसा राज्य में है, ठीक है, उड़ीसा में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए यह प्रसिद्ध है। गांगेय डॉल्फिन के संरक्षण हेतु विक्रमशिला अभ्यारण्य ये बिहार में है। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य? तो विक्रमशिला अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो बिहार में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा? तो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान है? तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दाचीगम किसके लिए? कस्तूरी मृग के लिए। और दाचीगम कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ओलिव रिडले कछुए के लिए कौन सा? भीतरकनिका उड़ीसा में है। गंगा डॉल्फिन के लिए कौन सा? विक्रमशिला बिहार में है। और एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा है? तो काजीरंगा असम में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। इंपॉर्टेंट है ये। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार। पश्चिमी घाट पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पे कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? तो ऑप्शन डी, सदाहरित। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह वनस्पति ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा तापमान वर्ष भर ऊंचा होता है। वहां पे कौन सा पाया जाता है? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। यह वनस्पति उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी वनस्पतियां आती हैं? इंपॉर्टेंट है।
महोगनी, सोलास, बांस, सिनकोना आदि जो है क्या है, तो ये सदाबहार वन है। इनकी लकड़ियां कठोर होती हैं। एग्जाम्पल से प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित हैं। भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो सर्वाधिक अंडमान निकोबार में है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। भारत में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 97 वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित हैं तथा सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश व अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में है। ध्यान रखिएगा सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। और अंडमान में कितने हैं, तो 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट ये कहाँ पे है, आपका उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम क्या था, तो हेली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा वर्तमान में इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, क्या हो गया है, तो राम गंगा नेशनल पार्क, ठीक है। इसका नाम क्या है जिम कॉर्बेट का, तो राम गंगा नेशनल पार्क। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। नेक्स्ट, भारत का प्रथम आर्द्रभूमि रिजर्व है। भारत का प्रथम आर्द्रभूमि रिजर्व कौन सा है, तो आपका चिल्का झील है। ऑप्शन में और देखते हैं, तो ऑप्शन इसमें सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिल्का झील और केवलादेव दोनों, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्द्रभूमि क्षेत्र वह क्षेत्र वर्ष भर या वर्ष के कुछ महीने जल से ढके होते हैं, आर्द्रभूमियां कहलाती हैं। वह क्षेत्र वर्ष भर या वर्ष के कुछ महीने जल से ढके होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, आर्द्रभूमियां कहते हैं। आर्द्रभूमियां जैव विविधता से संपन्न होती हैं। जो आर्द्रभूमि होती है ये जैव विविधता से संपन्न होती है। भारत का प्रथम आर्द्रभूमि कौन सा, तो आपका चिल्का झील ये आपका उड़ीसा में है तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, ठीक है। को 1 अक्टूबर 1981 को सूचीबद्ध किया गया था इन दोनों को, ठीक है। भारत में कितने रामसर स्थल है वर्तमान में, तो 80 रामसर स्थल हैं, ठीक है। 80 रामसर साइट है भारत में। अगर पूछा जाए कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 2 फरवरी को। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान कितने हैं, तो 80 रामसर साइट हैं भारत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को टाइगर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। किस प्रदेश को टाइगर प्रदेश कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व केंद्र तथा सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाने के कारण मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 6 बाघ रिजर्व केंद्र आपका बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय डुबरी ये कहाँ पे है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के पश्चात बाघ कर्नाटक में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बाघ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में पाए जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बाघों की संख्या कितनी है। मैंने बताया था ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में टाइगर की संख्या कितनी है। अगला, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अभी हमने पीछे पढ़ा कौन सा, तो ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। पहले इसका नाम क्या था, तो हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1935 में नहीं 1936 में की गई थी, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे है ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, तो लद्दाख में। सबसे पहला पूछे तो आपका जिम कॉर्बेट जिसका नया नाम हो गया रामगंगा, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस है। और ये कहाँ पे है, तो लद्दाख में है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान से आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्यों में है। ये इंपॉर्टेंट है, TRE 1 में पूछा गया था ये। सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये गोवा तथा केरल में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह नेशनल पार्क पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली की स्मृति में बनाया गया है। सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा तथा केरल में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल है। इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बना है। निम्नलिखित में से जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल है
कौन सा? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉट स्पॉट शब्द नॉर्मन मार्श द्वारा 1988 में दिया गया। भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट हैं, जहां विश्व की जैव विविधता का 16.86% भाग है। भारत में कुल कितने हैं? तो 4 हॉट स्पॉट हैं। कौन कौन से? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडा क्षेत्र। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी के वन दक्षिण भाग में नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। चंदन के वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, TRE 2 में पूछा गया था। ठीक है, चंदन कैसा वृक्ष है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है चंदन। इन वनों में सागौन, साल, चंदन, सहतूत, महुआ, आंवला, जामुन, कुसुम, शीशम, सबई घास आदि पाए जाते हैं। उदाहरण ध्यान रखिएगा, उदाहरण से ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, सोलास कौन से वनों को कहा जाता है? सोलास कौन से वनों को कहा जाता है? ऑप्शन बी, शीतोष्ण वनस्पति को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर्वत के कम ऊंचाई वाले ढलानों पर उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति मिलती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों को सोलास कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक किस राज्य में? तो कर्नाटक में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंदन के सर्वाधिक वृक्ष कर्नाटक में पाए जाते हैं। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है। चंदन की लकड़ी कठोर एवं सुगंधित होती है। इसके व्यापार पर प्रतिबंध है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन दक्षिण भाग में नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। चंदन के वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा भारत में घोषित हॉट स्पॉट क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा भारत में घोषित हॉट स्पॉट क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी हिमालय। अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने हैं हॉट स्पॉट? तो 4 हॉट स्पॉट हैं। कौन कौन से? तो पश्चिमी घाट है आपका, पूर्वी हिमालय है, इंडो बर्मा क्षेत्र यानी भारत और म्यांमार, और सुंडा क्षेत्र आपका अंडमान निकोबार यानी भारत तथा इंडोनेशिया के द्वीप। ठीक है, ये 4 हॉट स्पॉट हैं भारत में। नेक्स्ट, भारत की जनगणना में कब प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे कम थी? भारत की जनगणना में कब प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे कम थी? तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, आपका 10 की वृद्धि दर दिया है। 1901 से 11 में आपका 5.75 था। 1911 से 21 में क्या था? माइनस में था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए सर्वाधिक 10 की वृद्धि कब था, तो आपका 1961 से 1971। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे राज्यों का सही क्रम है। आप सभी को पता होगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा है, तो सारे ऑप्शन में राजस्थान है। दूसरे नंबर पर ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश आता है। तो मध्य प्रदेश किस में है? तो इसमें है, और सी में है, और डी में है। बी तो ऐसे कट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तीसरे स्थान पे कौन आता है? तो महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो महाराष्ट्र किस में है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों के क्रम की, तो पहले स्थान पे आपका राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे आपका महाराष्ट्र है। ध्यान रखिएगा, इसमें गलत दिया है। चौथे नंबर पे आपका क्या है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, पाँचवें नंबर पे आपका गुजरात आता है, छठे पे कर्नाटक आता है, और सातवें पे आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार
में ग्रामीण लिंगानुपात है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ग्रामीण लिंगानुपात पूछ रहा है, तो ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो ऑप्शन सी 949, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात 943 है, ठीक है 943, किसके अनुसार, तो 2011 के अनुसार। अगर यही बात करें 2001 में कितना था, तो 933 था, ठीक है 2001 में 933, 2011 में 943। 2011 के अनुसार भारत में शहरी लिंगानुपात कितना है, तो 929 है, जबकि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो 949 है। इसमें ग्रामीण पूछा था, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है, तो 919 है। 2001 में कितना था, तो 927 था, घट गया, 2001 में 927 था और 2011 में कितना होगा, तो 919। अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य क्रमशः अरुणाचल प्रदेश का कितना है, 972 तथा मिजोरम का कितना है, तो 970। अगर हम बात करें सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो हरियाणा का है कितना, 834 है तथा पंजाब का कितना है, तो 846 है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कौन से ब्रिटिश शासन के काल में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा, मैंने कई बार बताया है। भारत में पहली बार जनगणना किसके समय में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। कब, 1872 में, ठीक है लॉर्ड मेयो के समय में। अगर पूछा जाए कि नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1881 में, किसके समय में, तो लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर, ध्यान रखिएगा महिलाओं की साक्षरता दर पूछ रहा है 2011 के अनुसार, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 64.6%, ऑप्शन ए। 2011 के अनुसार भारत की संपूर्ण साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की साक्षरता दर 73% है, ठीक है कितना है, 73। जिसमें आपका पुरुष की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 80.90 तथा महिला साक्षरता दर कितना है, तो 64.60, ठीक है पुरुष का आपका 80.90 और महिला का 64.60। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ का है, तो केरल का है 92.1% तथा न्यूनतम किसका है, तो बिहार का 51.5% महिला साक्षरता दर, ठीक। अला वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। केंद्र शासित प्रदेश का पूछ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता किसका है, तो आपका लक्षद्वीप का 92% तथा न्यूनतम साक्षरता दर किसका है, तो दादर एवं नगर हवेली कितना है, 76%। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कितना, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 64.6%, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेब्राडोर की जलधारा ये ठंडी है, बाकी क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम और रिनेल ये गर्म जलधारा है, ठीक है ये पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेब्राडोर धारा उत्तरी ध्रुव सागर से आने के कारण ठंडी है, जो ग्रीनलैंड के पश्चिम में बेफिन की खाड़ी से होकर न्यू फाउंडलैंड के निकट गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, तो ये गर्म है, ठीक है। इस ठंडी धारा में ग्रीनलैंड एवं बेफिन द्वीप से हिमशिलाएं आकर यहाँ नौ परिवहन पर बुरा प्रभाव डालती हैं। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल के अनुसार जो है एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका। क्षेत्रफल के अनुसार एशिया
महाद्वीप विश्व के क्षेत्रफल का 29.4% है। ठीक है, बात करें पहले नंबर पे कौन है, एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, और उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप, और 7वें नंबर पे सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप से 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच रेखा दोनों गुजरती है। ठीक है, इस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा व विषुवत रेखा, ठीक है, तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप मुख्यतः उष्णकटिबंध में अवस्थित है। इसे अर्ध महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अला विषुवत रेखा कौन से महाद्वीप से नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से आर्कटिक वृत्त एवं कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा यहाँ से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है यानी हिम से ढका हुआ है, तो अंटार्कटिका। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, जो 98% क्षेत्रफल बर्फ से ढका हुआ है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसका कोई मूल निवासी नहीं है, यानी ये निर्जन है। इस महाद्वीप पर लगभग 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत जमी हुई है। विश्व की अधिकतर बर्फ इसी महाद्वीप पर स्थित है। अगला, भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र कौन से महासागर में है। भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र कौन से महासागर में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र आर्कटिक महासागर यानी उत्तरी ध्रुव में स्थित है। रॉस सागर सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। वास्टोक की बात करें तो रूस पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल है। ये वास्टोक कहाँ पे है, रूस में है, और ये पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के अनुसंधान केंद्र कौन से हैं। इंपॉर्टेंट है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के अनुसंधान केंद्र कौन से हैं, तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका पर भारत के 3 अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। पहला आपका दक्षिण गंगोत्री है, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, अभी ये नष्ट हो चुका है। ठीक है, इसे समाप्त कर दिया गया है। 2 चालू हैं अभी, मैत्री और भारती, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ जलवायु परिवर्तन, चिकित्सा एवं भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत एक नया लॉन्च करने वाला है। ठीक है, अभी हाल ही में लॉन्च करने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो पूर्ण रूप से कौन सा है, तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए, गोलार्ध क्या होते हैं, आपका ये जो 0 डिग्री होता है भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक आपका जो ऊपर का है ये आपका उत्तरी गोलार्ध होता है, और ये जो नीचे का होता है ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से 23 दक्षिण अक्षांश यानी मकर रेखा 23.5 डिग्री यहाँ से गुजरती है। 23.5 को कहते हैं मकर रेखा। कम वर्षा तथा सीमित जल संसाधन होने के कारण इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अलग, मर्रे डार्लिंग नदी के संदर्भ में असत्य कथन है। तो असत्य कथन इसमें पूछ रहा कौन सा है। पहला इसमें मर्ले डार्लिंग नदी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है, सही है। यह नदी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी नदी तंत्र है, ये भी सही है। ये नदियाँ
स्पेंसर की खाड़ी में गिरती है, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मर्रे नदी के किनारे पर्थ शहर स्थित है, ये आपका गलत है। मर्रे नदी के किनारे ध्यान रखिएगा सिडनी स्थित है, ना कि पर्थ, ठीक है, सिडनी या स्थित है। इन नदियों के मध्य रिवेरिना का मैदान गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पर्थ शहर स्वान नदी के किनारे स्थित है, जो पर्थ है ये आपका स्वान नदी के किनारे है, ठीक है। और मर्रे के किनारे कौन सा है? सिडनी। अगला, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में किम्बरले पठार से कौन सी नदी निकलती है? इंपॉर्टेंट है, किम्बरले पठार से कौन सी नदी? तो विक्टोरिया नदी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में किम्बरले पठार से विक्टोरिया नदी निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। किम्बरले पठार कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, ये पूछा जाता है। मरले व डार्लिंग नदियों के मध्य घास भूमि डाउन्स घास भूमि कहलाती है। मैंने बताया था डाउन्स कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ का घास मैदान है? तो ऑस्ट्रेलिया का है डाउन्स। अला, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में यह स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में 2000 किलोमीटर से भी लंबी है। इसे समुद्र का बगीचा कहा जाता है और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। अला, विश्व के चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप कौन सा है? चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका। चारों गोलार्ध का मतलब हो गया आपका, देखिए एक तो आपका उत्तरी दक्षिणी हो गया, और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है जिसे आप लोग ग्रीनविच कहते हैं, ये भी 2 भागों में बांटता है। तो ये आपका इधर वाला एरिया आपका पूर्व कहलाता है, इधर का आपका पश्चिम कहलाता है। तो जो अफ्रीका है ये आपका उत्तरी गोलार्ध में भी है, दक्षिणी में भी है, पूर्व में भी है, और ये पश्चिम में भी है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर भी गुजरती है, और आपका भूमध्य रेखा भी गुजरती है, और 0 डिग्री भी यहाँ से गुजरती है, ठीक है, जिसे आप लोग ग्रीनविच रेखा या समय रेखा कहते हैं, मानक समय रेखा। ठीक, अगला है, भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सा? तो सुएज नहर जोड़ता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर व उत्तर पूर्व में लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। इस नहर का निर्माण मिस्र देश की भूमि को काटकर यूनाइटेड किंगडम देश ने किया था। सुएज नहर का अंतर्राष्ट्रीयकरण सन 1956 में किया गया। अगला, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहलाता है। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिब्राल्टर की संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है ये। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पे है? तो तंजानिया देश में स्थित है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, तंजानिया में। अगला, एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एटलस जो है ये कहाँ पे है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। फिर भी पूछ रहा है अफ्रीका में कहाँ पे स्थित है, किस दिशा में? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उत्तर पश्चिम में यह स्थित है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में यह स्थित है एटलस। एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसे उत्तरतम पर्वतमाला भी कहते हैं। एटलस नवीन वलित पर्वत की श्रेणी में आता है, ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है? नवीन वलित पर्वत है एटलस। जैसे आपका हिमालय है वैसे आपका एटलस है, हिमालय भी आपका नवीन में आता है। अगला है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? अफ्रीका में ध्यान रखिए, पहली बात तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है। कौन सी जनजाति यहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन सी, बुशमैन जनजाति यहाँ पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन व जुलू जनजाति पाई जाती है। यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया व बोत्सवाना देश में फैला हुआ। जो आपका कालाहारी मरुस्थल है ये आपका दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में फैला हुआ है।
कालाहारी का शाब्दिक अर्थ होता है जलहीन स्थान। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बुशमैन जनजाति पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला, मिस्र में आसमान बांध कौन सी नदी पर स्थित है? आसमान बांध किस नदी पर है ये? तो नील नदी पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नील नदी पर मिस्र में आसमान बांध स्थित है। नील नदी पर मिस्र में नासिर झील है। नासिर झील भी ध्यान रखिएगा, नील नदी पर है। आसमान बांध से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं तथा जल विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। ठीक है, आसमान बांध नील नदी पर है, ये अफ्रीका में है। अगला, विश्व प्रसिद्ध किम्बरले हीरे की खान है। किम्बरले जो है आपका हीरे की खान है, कहाँ पे है ये? तो अफ्रीका में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाए, इंपॉर्टेंट है ये। अफ्रीका महाद्वीप में किम्बरले में विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान है। किम्बरले को हीरो का नगर कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित सुरंग किम्बरले खनन क्षेत्र में स्थित है। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है ये। कहाँ पे है? तो अफ्रीका महाद्वीप में यह स्थित है। दोस्तों, इसके पहले के जो हमने कल पढ़ा था 100 प्रश्न में, उसमें भारत के भूगोल से प्रश्न थे, और इसके आज जो हम पढ़ रहे हैं इसमें ज़्यादातर वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न हैं, और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है ये। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी कहाँ पर है ये? तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर या स्वर्ण मंडी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग, जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश भी है। कहाँ पे ध्यान रखिएगा? ये दक्षिण अफ्रीका में है। अगला, निम्नलिखित में से मध्य अमेरिका का देश है कौन सा? जो है मध्य अमेरिका का देश पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी हैं, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर और होंडुरास। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मध्य अमेरिका में आप मैप देखेंगे तो उसमें कितने देश हैं? तो 7 देश हैं। ग्वाटेमाला, बेलिज, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। ये आपका 7 देश हैं मध्य अमेरिका के। नेक्स्ट है, जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखिए, पूछ रहा है जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी ध्यान रखिएगा अमेजन नदी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की नील नदी के पश्चात दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व में सबसे अधिक जल प्रवाह इसी नदी के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, अगर लंबी नदी पूछा जाए, ठीक है, लंबी नदी तो नील होगा, ठीक है, और बड़ी नदी पूछा जाए तो आपका अमेजन नदी होगा। अमेजन नदी भूमध्य रेखा पर डेल्टा बनाती है। अमेजन में पाए जाने वाली विषुवत-रेखीय वनों को सिलवास कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, अमेजन में पाए जाने वाले विषुवत-रेखीय वनों को क्या कहते हैं? तो सिलवास कहा जाता है। अगला, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी बोलिविया का पठार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरू व बोलिविया के मध्य पटल विरूपणी बल से निर्मित अंतर्पर्वतीय बल से निर्मित अंतर्पर्वतीय पठार है। यह टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बोलिविया का पठार है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टिन के लिए प्रसिद्ध है। बोलिविया का पठार एंडीज मोरदार पर्वत के बीच स्थित है। ध्यान रखिएगा, एंडीज भी आपका क्या है? वलित पर्वत है, और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जो एंडीज है सबसे लंबी है, दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये, आटाकामा मरुस्थल, ये आपका उत्तरी चिली में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना में स्थित पेंटागोनिया का मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है एवं आटाकामा का मरुस्थल, ये ध्यान रखिएगा, ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, ये पूछा जाता है सबसे शुष्क कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। और एक ऐसा है ये गर्म मरुस्थल है, कहाँ पे है ये? उत्तरी चिली में है। ठीक है, उत्तरी चिली यानी दक्षिण अमेरिका में है। आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार हैं। जो आपका आटाकामा है इसमें किसके भंडार हैं? तो नाइट्रेट के हैं ये। और ध्यान रखिएगा सबसे शुष्क है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, टिटिकाका झील के संदर्भ में असत्य कथन है। टिटिकाका झील के संदर्भ में पूछ रहा कौन सा कथन गलत है? पहला है विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। बिल्कुल सही है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। विश्व की सबसे ऊंची
नौकागम्य झील कौन सी है? तो टिटिकाका झील, ये आपका सही है। यह क्रेटर झील है, ये भी आपका सही है। ब्राज़ील व इक्वाडोर की सीमा बनाती है, ये आपका गलत है। यह ब्राज़ील और इक्वाडोर की सीमा नहीं बल्कि पेरू व बोलीविया की सीमा बनाती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसे हनीमून झील भी कहते हैं, ये सही है। तो इसमें गलत पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 3811 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील है। नेक्स्ट है, ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो कंपास कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा कंपास। ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपास कहते हैं। ब्राज़ील में भूमध्यरेखीय वन सेल्वास कहलाते हैं, ये भी आपका सेल्वास से ध्यान रखिएगा। ब्राज़ील में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ दक्षिण क्षेत्र की सवाना वनस्पति यानी घास के मैदान को कंपोस या कंपास कहा जाता है। ठीक है, ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? तो कंपास कहा जाता है। पंपास कहाँ पे कहा जाता है? तो अर्जेंटीना में कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लानोस कहाँ कहा जाता है? तो वेनेजुएला में कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला का विस्तार है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला का विस्तार, तो पहले तो यही ध्यान रखिएगा, रॉकी पर्वतमाला कहाँ पे है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में, और इसका विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है वलित पर्वत है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है और माउंट एल्बर्ट ये रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्बर्ट है। अगला, भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी मॉडल पर आधारित है? भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी मॉडल पर आधारित है? तो ये टैनसी नदी। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाए। और ये कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका की टैनसी नदी पर आधारित है ये, ऑप्शन बी। अला, कुला कांगड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। कुला कांगड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये भूटान में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूटान में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7561 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। भूटान के दक्षिणी समतल मैदानी क्षेत्र को दुआर कहते हैं। अगला, चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? चूखा जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है? तो ये भी आपका भूटान में है। ऑप्शन सी, चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है। यह भारत की सहायता से विकसित की गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मलेशिया एवं इंडोनेशिया को पृथक करती है? कौन सी जल संधि मलेशिया एवं इंडोनेशिया को पृथक करती है? तो ध्यान रखिएगा, मलक्का जल संधि। मलक्का जो है आपका ये मलेशिया एवं इंडोनेशिया को अलग करती है। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया से अलग करती है, जबकि सुंडा जल संधि, ये ध्यान रखिएगा, जो सुंडा है ये आपका सुमात्रा एवं जावा द्वीप को अलग करती है। बॉस जल संधि ये तस्मानिया एवं ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है, तथा सुंगारू जल संधि जापान के दो द्वीपों होकोडो एवं होन्सी द्वीप को अलग करती है। मलेशिया दो भागों में विभाजित है, एक आपका मलाया प्रायद्वीप एवं बोर्नियो द्वीप का उत्तरी भाग। नेक्स्ट है, ग्रेट किनाबलू पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ग्रेट किनाबलू पर्वत किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया में है ये। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है? तो ये मलेशिया में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। अला, टकला मकान मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है। टकला मकान जो है मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे? चीन में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? एशिया शब्द की उत्पत्ति तो हिब्रू भाषा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है इसका अर्थ? तो उगता हुआ सूर्य। अगला प्रश्न है,
एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो ऑप्शन सी, बाब अल मंदेव की जल संधि। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाब अल मंदेव जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है तथा यमन जो आपका एशिया महाद्वीप का देश है और जिबूती ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का देश है को अलग करती है। इस जल संधि को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट यानी वज्र की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन बी, भूटान को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू भूटान की राजधानी है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भूटान विश्व का एकमात्र देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक को अपनाया है, अर्थात अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है। अला संसार की छत किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। तिब्बत के पठार के उत्तर में पामीर का पठार स्थित है जिसे संसार की छत कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन डी, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वह कौन सी पर्वतमाला है जो यूरोपीय रूस को एशियाई रूस से अलग करती है? इंपॉर्टेंट है, कौन सी पर्वतमाला है जो यूरोपीय रूस को एशियाई रूस से अलग करती है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूराल पर्वत। ध्यान रखिएगा, जो रूस है ये एशिया में भी है और यूरोप में भी है। ठीक है, और जो है यूराल उसे अलग करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोप में ब्लैक पर्वत से लेकर नवीन वलित मोड़दार पर्वत का विकास हुआ। अल्पास, पिरेनीज, पेनाइन, एपिनाइन ये सब जो है आपका यूरोप महाद्वीप की जो है पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है, समुद्र समीर बनता है। समुद्र समीर ये जो है कब बनता है? तो दिन में बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थल एवं जलीय भाग के तापमान में विषमता के कारण दिन के समय वायुमंडल की निचली परतों में समुद्री समीर बनता है। ये ध्यान रखिएगा, दिन में बनता है। समुद्र समीर की उत्पत्ति का संबंध सागरी व जलीय भाग के उष्णयन व शीतलन की प्रक्रिया से है। अला यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माउंट एल्ब्रुस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5642 मीटर। यह पर्वत चोटी काकेकस पर्वत पर स्थित है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? सबसे बड़ा पठार इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलोराडो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत कहाँ पे? तो ऑप्शन डी, अमेरिका में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाइट पर्वत ओलंपियस पर्वत, आयस पर्वत, अडिसोन डार्क पर्वत, अल्सूनियस श्रेणी, ग्रीन पर्वत यूएसए में। बस इतना ध्यान रखिएगा, अमेरिका में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कहाँ पे है ये? तंजानिया में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? जो अरावली की श्रेणी है किस राज्य में है? तो राजस्थान में है ये। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर जो है सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 मीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिरेनीज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है?
ड्रैकन्सबर्ग पर्वत किस देश में है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। बस आप लोग इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज अभी बताया था मैंने, ये दक्षिण अमेरिका में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना में स्थित माउंट एकांकागुआ इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एकांकागुआ जो है एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पे स्थित है? तो अर्जेंटीना में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर, ऑप्शन सी। देखिए, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और ये घटना कब होती है? तो 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? सभी को पता होगा, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाए। और ये सबसे गर्म ग्रह भी है, ये भी ध्यान रखिए, सबसे गर्म ग्रह है। इसे भोर का तारा कहा जाता है, इसे शाम का तारा भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? सबसे दूर पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी नेपच्यून यानी वरुण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्रम की बात करें तो सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है। बुध के बाद आपका शुक्र आता है, शुक्र बाद आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आपका मंगल, उसके बाद बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद आपका शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है। सबसे लास्ट में आपका वरुण आता है, ठीक। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है और सबसे छोटा आपका बुध है। नेक्स्ट है, सौरमंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र पट्टी पाई जाती है? मैंने कई बार बताया है, क्षुद्र पट्टी, क्षुद्र ग्रह पट्टी किसके बीच? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह व बाहरी ग्रह, जो विभिन्न ग्रह के मध्य मंगल व बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। देखिए, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? तो आंतरिक कहते हैं आपका जो ये 4 ग्रह हैं, कौन कौन से? बुध हो गया आपका, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसे क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं, ठीक है। बाकी जो 4 हैं उसे जो है जो विज्ञान ग्रह, गैसीय ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सबसे निकटतम अभी बताया, सबसे निकट कौन सा है? तो आपका पृथ्वी का पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे पृथ्वी का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम आपका शुक्र होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सूर्य का पूछा होता है तो बुध होता है, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी पूछा है, इसलिए ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, एक होता आपका परिभ्रमण और दूसरा होता आपका परिक्रमण। परिभ्रमण क्या होता है? तो परिभ्रमण गति में पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। और इसी कारण क्या होता है? आपका दिन व रात होता है। अलग, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? इंपॉर्टेंट है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो, सबसे छोटा कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 दिसंबर जिसे क्या कहते हैं? शीत अयनांत कहते हैं। सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। सूर्य की जो लंबवत किरणें होती है कहाँ पड़ती है? मकर रेखा पर पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में यह सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर को, और ये उत्तरी गोलार्ध में यही दिन सबसे छोटा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पौने हैं? कौन सी अस्थायी पौने हैं? तो व्यापारिक पौने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए, व्यापारिक। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब की और दोनों गोलार्धों में निरंतर बहने वाली पवनें हैं, ये ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में से पवनें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन के रूप में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन के रूप में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर लगातार बहती हैं। निम्नलिखित में से ठंडी पवन नहीं है। ठंडी पवन पूछ रहा कौन सा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा गया प्रश्न है।
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए, सिराको। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। आपकी बात पवन से मिलान करने के लिए आया था 6 to 8 में। सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, इटली, फ्रांस, स्पेन से गुजरने वाली अत्यधिक आर्द्र या शुष्क एवं उष्ण दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी हवा को सिराको कहते हैं। ठीक है, ये आपका सहारा मरुस्थल सिराको। इससे होने वाली वर्षा रक्त वर्षा कहलाती है, क्योंकि यहाँ लाल रेत की अधिकता होती है। अला यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाने वाले पर्वत हैं। यूरोप व एशिया के मध्य, तो कौन सा हो जाएगा आपका, यूराल व काकेकस। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाने वाले पर्वत यूराल व काकेकस पर्वत हैं। काकेकस पर्वत का विस्तार रूस, अजरबैजान, जॉर्जिया तथा आर्मेनिया में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्ब्रूस सबसे ऊंची चोटी है, और ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। अला ब्रिक फील्डर पवन चलती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना और उरुग्वे में एंडीज से मैदानी भागों की ओर चलने वाली फान शुष्क पौने हैं। ये आपका फान कहाँ पे बहती है, तो अर्जेंटीना में सिस्टन या पूर्वी ईरान के ग्रीष्मकाल में प्रवाहित होने वाली तीव्र उत्तरी पवन है। यह आपका सिस्टन जो होता है आपका ईरान में है। अला निम्नलिखित में से गर्म पवन नहीं है। गर्म पवन कौन सी नहीं है आपका, तो मिस्ट्रल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिस्ट्रल पवनें ये आपका अल्पस पर्वत पर उत्पन्न होती हैं। ये फ्रांस में रोन नदी की घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गरजता 40सा, प्रचंड 50सा एवं चीखता 60 क्या है, तो ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवनें हैं ये। ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में है ये। ठीक है, पश्चिमी पवन है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सा है, तो स्वेज नहर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुनहर जोड़ती है, सुनहर, तो ऑप्शन डी सुपीरियर और ह्यूरन को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सून नहर उत्तरी अमेरिका की दो महान झीलों सुपीरियर झील एवं ह्यूरन झीलों को जोड़ती है। अन्य प्रमुख झीलों की बात करें तो मिशिगन, ईरी और ओंटारियो। ये आपका 5 झीलें, मुख्य झीलें हैं। कहाँ पे, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। कौन कौन सी, तो सुपीरियर सबसे बड़ी है, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे व्यस्ततम है। अला जापान का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। जापान का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो ऑप्शन सी नागासाकी यावाता क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ओसाका को कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जापान का मानचेस्टर। अला उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन डी उत्तरी ध्रुव वृत्त। ऑप्शन डी। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रमुख यमोत्तर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, ऑप्शन बी, जिसे आप लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, सभी को पता होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री घूमने में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की किस यामोत्तर यानी देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय रेखा कहते हैं, सभी को पता होगा, 82.5 डिग्री को कहते हैं। ऑप्शन बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान रखिएगा, पूर्वी देशांतर को क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक है, ये कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर यह गुजरती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है।
देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को तो गोर कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर कहते हैं। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 308 है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। ये प्रश्न पूछा गया था, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने बताया भी है। निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधीनगर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी को कौन सी रेखा दो गोलार्धों में विभाजित करती है? मैंने बताया था पीछे अभी, ऑप्शन बी 0 डिग्री अक्षांश, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुल अक्षांशी वृत्तों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशी वृत्त पूछ रहा है यहाँ पे, अक्षांश रेखा नहीं, अक्षांश वृत्त। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 181। अगर रेखा पूछा जाए तो 1 से बनना है, ये पूछा गया तो ध्यान रखिएगा। सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, पीछे पढ़ चुके हैं, तो 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। 21 जून को ध्यान रखिए, कर्क रेखा पर चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। नेक्स्ट है, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 70.8%। दक्षिण गोलार्ध में जलमंडल का स्थल मंडल का विस्तार कितना प्रतिशत है? दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल व स्थल मंडल का विस्तार का प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए 81 व 19%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध में 60% और दक्षिणी गोलार्ध में 80% भाग महासागरों से ढका है। दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग 81% है तथा स्थलीय भाग कितना है? तो 19 है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? प्रशांत में कौन सा स्थित नहीं है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्यूर्टो रिको। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, अटलांटिक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? तो भूमध्य सागर। ऑप्शन डी, भूमध्य सागर के दोनों ओर के देश ही यूरोप की दुनिया थी, इसी से इसे भूमध्य सागर कहा जाता है। भूमध्य सागर के दोनों ओर के देश ही यूरोप की दुनिया थी, इसी से इसे भूमध्य सागर कहा जाता है। इसकी सीमाएं यूरोप, अफ्रीका, एशिया से स्पर्श करती हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी के सारे प्रश्न हो गए। इसके आगे के वीडियो में हम साइंस के प्रश्नों को करेंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।